हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ट्रांसलेशन की जितनी भी वीडियोस देखी थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हिंदी या पंजाबी में सेंटेंस को हमने समझा और फिर उसको इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया। हिंदी या पंजाबी बनाते समय हमेशा हमने पीछे से उसको देखना शुरू किया था कि हिंदी या पंजाबी सेंटेंस के पीछे से देखा जाए और फिर उसको देखते हुए हम ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में। लेकिन आज हमारे पास पहले ही इंग्लिश में लाइनें गिवन हैं और अब इनका हिंदी ट्रांसलेशन करना है, तो आइए देखेंगे कैसे करेंगे। हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेशन करना हो तो कैसे करेंगे। मेन जो चीज़ है वो हमने ये वाली चीज़ें ट्रांसलेट करनी है, लेकिन इन भारी भरकम चीज़ों को ट्रांसलेट करने से पहले जो सौखी चीज़ें हैं, जो ईजी चीज़ें हैं, पहले उनको बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही इज़ अ गुड मैन एंड वर्क्स इन अ कंपनी, ही इज़ अ गुड लीडर ऑफ हिज यूनियन। अब देखो इसमें क्या खासियत है, ही इज़ अ गुड मैन से लेकर कंपनी तक फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा एक सेंटेंस है यहाँ तक, जिसमें दो क्लॉज यूज हो गए, एक तो ही के साथ इज लग गया और एक ही के साथ यहाँ पर वर्क्स लग गया। खैर, अब देखो ध्यान से ये देखो कि यहाँ पर तो लिखा है ही इज अ गुड मैन, यहाँ तक कोई एक्शन नहीं आया, यानी कि सिंपल सेंटेंस है ये। और इसके बाद एंड वर्क्स काम करता है, तो वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, इसका मतलब ये एक्शन वाला वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस और एक्शन वाले वर्ब जब इकट्ठे आएंगे तब इनका ट्रांसलेशन किस तरह से होगा वो देखते हैं। ही इज़ अ गुड मैन, पहले आगे वाली चीज़ का हमने बना लिया, ही इज़ अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है और एक कंपनी में काम करता है, वर्क्स इन अ कंपनी, और एक कंपनी में काम करता है। जब हिंदी से इंग्लिश बनाना होता है तो हम लोग पीछे से देखते हैं, हिंदी या पंजाबी सेंटेंस के पीछे से देखते हैं कि उसको कैसे बनाना है। लेकिन जब इंग्लिश टू हिंदी बनाना है तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके आगे वाले से देखते हुए कि कहाँ पर क्या चीज़ अरेंज होगी। ठीक है, इंग्लिश में आगे वाले से देखते हुए हमने इसका ट्रांसलेशन बनाया। चलो आगे देखते हैं, ही वर्क्स इन अ कंपनी, ही इज़ अ गुड लीडर ऑफ हिज नेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है सब्जेक्ट पर ही, क्योंकि जब हम हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाते हैं। तो क्या लग जाएगा, ही इज़ अ गुड लीडर, वह एक अच्छा लीडर है। किसका अच्छा लीडर? अगर सिर्फ यहाँ तक होता तो हम ऐसे लिखते वह एक अच्छा नेता है, मतलब शुरुआत से देखते वह एक अच्छा नेता है, हम ऐसे देखते हैं। लेकिन यहाँ ऑफ लगाकर हिज यूनियन भी लिखा हुआ है, भी किस चीज़ का नेता ये भी लिखा हुआ है। तो जब भी ऑफ प्रीपोजिशन याद आ जाए, आपने ध्यान रखना है कि जब ऑफ प्रीपोजिशन आएगा तो ऑफ के बाद वाली जो चीज़ लिखी है ना उसको हमने पहले रखना है, और ऑफ से पहले वाली जो चीज़ आई हुई है गुड लीडर, इसको हमने फिर बाद में रखना है। तो देखो, ही पहले तो सब्जेक्ट ही आ जाएगा, ही इज़ अ गुड लीडर ऑफ हिज यूनियन। तो वह, ही का मतलब वह अपनी यूनियन का, तो जो ये अपनी यूनियन का आया है, ये देखो ऑफ के बाद वाले वर्ड है, ऑफ के बाद वाले वर्ड है हिज यूनियन। तो हिज यूनियन के लिए अपनी यूनियन पहले हमने रख लिया, और फिर उसके बाद ऑफ से पहले वाले जो वर्ड है उसके लिए हमने बाद में एक अच्छा नेता है, इस तरह से लगता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप ऊपर वाले का ट्रांसलेशन बनाना शुरू करें। वीडियो पॉज कर ले, अपना ट्रांसलेशन बना ले, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका ट्रांसलेशन आप एग्जैक्टली बना पाओगे। ठीक है जी, एक बार आप अपनी तरफ से मेहनत कर ली वीडियो पॉज करके। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं कैसे क्या बनेगा ये। कोर वैल्यूज ऑफ अ कंट्री आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ नेशन एंड आर फॉर्मुलेटेड ओवर इट्स लार्ज पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। कह रहा है कि कोर वैल्यूज का मतलब होता है संस्कार, और कोर का मतलब होता है ओरिजिनल, जो किसी जगह की, किसी देश की ऑथेंटिक ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब उसके मूल संस्कार। तो किसी देश के मूल संस्कार, अब देखो यहाँ पर लिखा है कोर वैल्यूज ऑफ अ कंट्री, तो एक ऑफ लिखा है, ऑफ से पहले क्या है अ कंट्री, एक देश के मूल संस्कार, यानी कि ऑफ के बाद वाली चीज़ को पहले ट्रांसलेट किया जाएगा। तो एक देश के मूल संस्कार, एक देश के मूल संस्कार होते हैं, आर का मतलब होते हैं द डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, यानी कि उसकी खास विशेषताएं होती हैं।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपने देखा कि कहीं पर भी कोई एक्शन वर्ब नहीं आया। डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं किसके? डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र के डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। मतलब किसी देश के जो मूल संस्कार हैं वो उस देश के मुख्य विशेषताएं, कह रहे खास विशेषताएं होती हैं, खास विशेषताएं। तो देखो किसी देश के मूल संस्कार उस देश की खास विशेषताएं होते हैं। होते की जगह होती लगाना ज़्यादा सही है, विशेषताएं होती हैं। अब देखो कैसे, और ये इतिहास की बड़ी अवधि लिखा है। एंड आर फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड मतलब फॉर्मुलेट होना यानी कि बनना या तैयार होना कह सकते हैं। और यहाँ तक तो देखो सिंपल सेंटेंस हो गया, कहीं कोई एक्शन वाला वर्ब नहीं आया। एंड आर फॉर्मुलेटेड, अब यहाँ पर एक्शन वर्ब आ गया, आर फॉर्मुलेटेड, और ये बनते हैं, ये जो स्कोर वैल्यूज हैं, ये जो मूल संस्कार हैं, ये बनते हैं, फॉर्मुलेटेड होते हैं। कब बनते हैं? फॉर्मुलेटेड ओवर इट्स लार्ज पीरियड्स, एक अपने बड़े कालखंड में। पीरियड का मतलब होता है काल यानी कि समय, और समय की जो अवधि होती है ना, उस अवधि को कहा जाता है खंड। तो कालखंड कह लो चाहे अवधि कह लो, एक ही बात है। इट्स लार्ज पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, अपने इतिहास के एक बड़े कालखंड में यानी कि अपने इतिहास के एक बड़े हिस्से में ये सारे संस्कार बनते हैं। मतलब जैसे जैसे इतिहास बढ़ता जाता है ना किसी देश का, जैसे जैसे ऐतिहासिक बातें होती जाती हैं, वैसे उसके अंदर संस्कार बनते चले जाते हैं। और समय के साथ साथ उन संस्कारों में थोड़ा परिवर्तन भी आता है। अब जो ये परिवर्तन है ये और किन किन तरीकों से आता है वो भी आगे देगा, देखते हैं। हिस्ट्री, तो मैंने लिखा है इतिहास की बड़ी अवधि यानी कि कालखंड में तैयार होते हैं। यानी कि ये जो मूल संस्कार है ना, ये इतिहास की एक बड़ी अवधि में यानी कि एक बड़े कालखंड में तैयार होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी संस्कार को बनने में देखो हजारों वर्षों का समय लगता है। अब हमारे ही देश में एक संस्कार बना है कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो देवता होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही साल में या 100 साल में या 150 साल में ये संस्कार बने, हजारों हजार वर्ष, युगों युग लगते हैं किसी संस्कार को बनने में। चलो आगे देखते हैं। ये अपने देश की भौगोलिक, यहाँ पर पहले इंग्लिश देख लिया जाए, दीज आर। अब ये दीज किसको कहा जा रहा है? कोर वैल्यूज को कहा जा रहा है। संस्कार, यहाँ पर जो ये दीज लगा है ना, अब देखो दीज तो प्रोनाउन है एक तरह से। अब ये प्रोनाउन यूज किसके लिए हो रहा है? जरूर इससे पहले कोई ना कोई नाउन आया होगा जिसके लिए हमने ये दीज लगाया है। और आपको भी पता है कि दीज प्लूरल है तो किसी प्लूरल नाउन के लिए ही आया होगा। तो वो प्लूरल नाउन कौन है? कोर वैल्यूज। बहुत सारे संस्कारों की बात की जाती है। तो कह रहा है दीज आर ऑल्सो इम्पैक्टेड। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना। तो ये बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, यानी कि जो हमारे संस्कार होते हैं या किसी भी देश के जो कोर वैल्यूज होती हैं, जो उसके मूल संस्कार होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। किस किस से इम्पैक्टेड होते हैं? इम्पैक्टेड बाय इट्स। अब देखो इम्पैक्टेड लिख दिया, आर लगाकर इम्पैक्टेड। आपको याद आ रहा है पैसिव वाला कंसेप्ट, जिसमें इज एम आर के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो ये पैसिव वाला ही सेंटेंस है। इम्पैक्टेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो संस्कार हैं इन्होंने प्रभावित नहीं किया, बल्कि ये खुद प्रभावित होते हैं। इम्पैक्टेड यानी कि ये खुद संस्कार खुद प्रभावित होते हैं। कैसे? बाय इट्स ज्योग्राफी, कह रहा अपने देश के ज्योग्राफी के अनुसार, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, एंड पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कंडीशंस। पॉलिटिकल कंडीशंस यानी कि जो राजनीतिक वहाँ की अवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उसके द्वारा वो बदलते रहते हैं, उनके अंदर काफ़ी उनमें प्रभाव पड़ता है। तो देखो कैसे लिखा है, ये अपने देश की भौगोलिक, ज्योग्राफिकल लिखा है, ज्योग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक, और सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और राजनीतिक परिस्थितियों एंड पॉलिटिकल कंडीशन से, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशंस, इन सारी चीज़ों के द्वारा इस पर प्रभाव डाला जाता है। तो राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित भी होते हैं। मैंने लिखा है भी होते हैं, प्रभावित भी होते हैं। ये भी कहाँ से आया? यहाँ लिखा है ना ऑल्सो, एडवर्ब में आता है। और एडवर्ब के कंसेप्ट हमने बार बार किए हैं, हर बार किए हैं। तो प्रभावित भी
होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है, लिखा है ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय इट्स ज्योग्राफी, अपने भूगोल से, यानी कि यहाँ पर जो ज्योग्राफी लिखा है, इस ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर भौगोलिक लिखना ज़्यादा उचित नहीं है। अगर यहाँ भूगोल लिखा जाए तो पता चलेगा कि देश के ही भूगोल की बात हो रही है। तो भौगोलिक की जगह अगर हम भूगोल लिखें, भूगोल, तो ये ज़्यादा सही होगा। मतलब अपने देश के भूगोल, जैसी उसकी ज्योग्राफी है, जैसा उसका भूगोल है, जिस देश के संस्कारों की आप बात करें, वहाँ का जैसा भूगोल होगा, जैसी राजनीतिक अवस्था होगी, जैसी आर्थिक अवस्था होगी, वैसे ही संस्कार होंगे। अब ये सारी बातें जो आपने देखी ना, ये पूरा का पूरा जो ट्रांसलेशन आपने देखा, इस ट्रांसलेशन में आपको दो चीज़ें समझने लायक हैं। पहली बात, आप इतने बड़े बात का, चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, चलो ये तो फिर भी छोटा था, इतना बड़ा नहीं था ये, यहाँ तक एक सेंटेंस आपका कवर हो रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जो पूरे 3 लाइनों में या 3 से भी ज़्यादा लाइनों में कवर हो, वो एक सेंटेंस, कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला है वर्ड का मीनिंग, यानी कि वोकैब, यानी कि जिसको हम लोग थिजॉरस कह देते हैं, जो नंबर ऑफ कलेक्शन, एक्यूमुलेशन हम लोग इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन इकट्ठा करते हैं, थिजॉरस कह देते हैं। तो थिजॉरस जो है वो जितना ज़्यादा आपके पास होगा, आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। और मैंने आपको बताया ही है कि वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपके पास सिनोनिम्स की वीडियो लगातार पहुंच रही है। तो जितनी मेहनत करोगे और जितनी जल्दी करोगे उतना आपका होगा, वरना अगर आप काम को कल पे टालते रहे तो याद रखना कल कभी आता नहीं है। तो देखो, एक तो आपके पास वोकैब होनी चाहिए और दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर बना है। अब जैसे मुझे पता है कि इज अ मार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो ये पैसिव है, तो पैसिव है तो कैसे बनाया जाएगा, ये सारी बात यहाँ पर काम देती है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके थोड़ा सा मीनिंग पर हम लोग ध्यान दे देते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी देश के मूल संस्कार उस देश की खास विशेषताएं होती हैं। ठीक है, संस्कार जो होते हैं वो किसी देश की विशेषताएं होती हैं। अब चाइना वालों के संस्कार देख लो, चाइना वाले क्या हैं, क्या कुछ भी खाते रहते हैं, मतलब जानवरों को चाहे किले करने की बात हो, उसके वो उनके लिए आम बात है, तो वैसे उनके संस्कार बन जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखो, और ये इतिहास की बड़ी अवधि कालखंड में तैयार होते हैं। अब अपने यहाँ क्या है, अपना ही देश देख लो, अपने देश में अतिथि देवो भव की बात कही जाती है। कोई भी मेहमान आया, मेहमान हमारा अतिथि जो होता है हमारा भगवान होता है, तो हम भगवान मानने की परंपरा है। कोई भी अतिथि आता है हम उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, तो ये परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। एक समय ऐसा भी था इस देश में कि जब किसी राजा के यहाँ कोई ऋषि मुनि पहुँचता था ना, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप रामायण में ही देख लेना। जब रामायण में ही गुरु विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए, तो उनको देखते ही राजा दशरथ स्वयं खड़े होते हैं और उनको स्वागत करने के लिए वो उनके पास जाते हैं, उनके चरण धुलाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनको अपने आसन पर बिठाते हैं। मतलब घर आए अतिथि का ऐसा स्वागत किया जाता था। लेकिन ये है ना कि ये संस्कार देखो लाखों सालों से चले आ रहे हैं, तब जाकर ये बने हैं। और जैसा कि इसमें लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार चेंज भी आता है। पहले हमारे देश में, मैं बहुत साल, लाखों साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब बहुत साल पहले हमारे देश में कोई अतिथि आता था ना किसी के घर में, तो लोग पानी नहीं पूछते थे कि हाँ जी आप पानी लोगे, या चाय नहीं पूछते थे। उस समय चाय होती भी नहीं थी, तो उस समय लोग पानी भी नहीं पूछते थे। उस समय सीधा जो गाय का दूध होता है ना, सीधा दूध दिया जाता था। ऐसा मैंने सुना है कहीं कि उस समय डायरेक्ट दूध ही पूछा जाता था कि हाँ जी आपके लिए दूध लाया जाए, और फिर उसके बाद अगर मान लो पानी की ज़रूरत है तो पानी भी लाया जाता था। मतलब पहले जैसे आज एक परंपरा चली हुई है ना कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, अभी क्या हमारे सारी लोकेलिटी में हमें देखने को मिलता है। आप किसी के भी घर चले जाओ, हाँ जी चाय लाऊंगी, ठंडा लाऊंगी कि पानी लाऊंगी, तो चाय लाऊंगी। तो चाय की परंपरा बनी हुई है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी पैरी हुए, चाहे पूरा पसीना आ रहा हुए, चाय लाऊंगी। ये इतनी गर्मी से चाय कौन पींदा है, बट परंपरा साड़ी लोकेलिटी, सामाजिक स्थिति, कंडीशन, सोशल कंडीशन जिस तरह बनी हुई है वो चीज़ चल रही है। हम देखो आर्थिक कंडीशन, मान लो आप किसी गरीब के घर जाने हैं, ਉਹਦੇ स्वागत करने का तरीका, हालांकि वो भी ऐसी सोसाइटी च रह रहे हैं, उन्होंने भी पता है कि पहला चाय पियानी है, भी चाय पूछने होंगे, तो वो भी चाय पूछेगा।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਘਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ PM ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇसी ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਧੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੂਗੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰੂਸਥਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲੈ ਦੱਸ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, 2 ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੋਕੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।